फैन वेलकम टू शाइन अवार्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी साहित्य का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खंड काव्य। तो इस वीडियो में हम लोग आलोक वृत्त देखेंगे जो कि इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट्स में लगता है। बल्कि आपका खंड काव्य आता है, पेपर में पूछा जाता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित होते हैं। जो ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लिए ये आलोक वृत्त निर्धारित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए, या फिर आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में लिखे। इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं इस की वीडियो में आपको जितने भी आलोक वृत्त के सर्ग हैं सभी सर्ग बताऊँगी और आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ताकि अगर जो आपके पेपर में कुछ भी आ जाए, प्रथम सर्ग लिखे, द्वितीय सर्ग लिखे या फिर गांधी जी का चरित्र लिखे, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस खंड काव्य के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आलोक वृत्त खंड काव्य की रचना कविवर गुलाब खंडेलवाल द्वारा की गई है। तो आपको ये याद रखना है। और कोई भी सर्ग अगर जो आपके में सिर्फ यही पूछा जाए कि प्रथम सर्ग की व्याख्या कीजिए, आलोक वृत्त की प्रथम सर्ग की व्याख्या कीजिए, तभी भी आप इतना ज़रूर ही लिखेंगे। उसके बाद ही आप उसकी व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो आलोक वृत्त खंड काव्य है ये किसने लिखा है? गुलाब खंडेलवाल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इस खंड काव्य की कथा युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु निम्नलिखित है। तो मतलब कि ये किसके जीवन पर आधारित है आलोक वृत्त? वो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस खंड काव्य का जो प्रथम सर्ग है वो है भारत का स्वर्णिम अतीत। तो चलिए देखते हैं। 1869 मतलब कि 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ये तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि समस्त दानवी एवं पाशविक शक्तियाँ भी उनके सामने टिक ना सकी। ब्रिटिश शासन भयभीत हो गए। गांधी जी ने अपने साहस और शक्ति के शासन से क्रूर अत्याचारों और दमनकर्ता कार्यों से पीड़ित जनता को शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को नई जीवन स्रोत मिला। तो इसमें जो पहला सर्ग है वो सिर्फ गांधी जी का थोड़ा सा परिचय है, और थोड़ा सा हमारा जो प्राचीन भारत था जब ब्रिटिश लोगों का शासन चला था वो परिचय है। तो आपको ये लर्न रखना है, और प्रथम सर्ग में आपको बस इतना ही लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग क्या है? द्वितीय सर्ग है गांधी जी का आरंभिक जीवन। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे जैसे आलोक वृत्त खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको सिर्फ समझना होता है और आपको लिखना सिर्फ अपने हिसाब से होता है, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। युवा होने पर गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। तो द्वितीय सर्ग में गांधी जी का परिचय है, उन्होंने क्या किया था, कब कैसे किया था, तो वही सब है। तो कुछ समय पश्चात ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी मृत्यु के समय गांधी जी अपने पिता के पास नहीं थे। फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने इंग्लैंड से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। गांधी जी की माता जी को यह डर रहा था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर मांस मदिरा का सेवन ना करने लगे, अतः विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया। तो यहाँ पे एक श्लोक के जैसा है। मद्य मांस मंदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। इस टाइप से है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि उनकी माँ ने उनसे वचन लिया था कि आप वहाँ पे जाकर ये सब बल्कि बुरियाद को नहीं बल्कि अपने अंदर ग्रहण करेंगे और सब कुछ अच्छे से ही वहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्या थी, अपनी शिक्षा समाप्त कर जब गांधी जी स्वदेश लौटे मतलब कि अपने देश भारत में वापस लौटे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माताजी उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई है। यह सुनकर उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ। तो जो द्वितीय सर्ग है वो उनकी गांधी जी की प्रारंभिक जीवन की कहानी है। उनका विवाह हुआ, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो कहाँ पढ़ाई करने गए, ये सब है। तो आपको ये समझना है। उसके बाद आ जाता है हमारा तृतीय सर्ग, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास, जब गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्या है देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। प्रथम श्रेणी मतलब कि फर्स्ट क्लास में ये ट्रेवल कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें अपमानित करके गाड़ी से नीचे उतार दिया। रंग भेद की इस नीति को देखकर वो बहुत दुखी हुए थे। मतलब जब ये एक बार अफ्रीका में एक ट्रेन से ये ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे ये जो हमारे इंडियंस थे उनका कलर थोड़ा डल होता था, और जो ब्रिटिश होते थे उनका कलर बहुत ज़्यादा क्लीन होता था। तो इस वजह से रंग भेद के कारण इनको नीचे उतार दिया था ट्रेन से, जिससे इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था।
वह शांति भाव से एकांत में बैठे ठिठुरते रहे। वे वहां बैठे बैठे भारतीयों की दुर्दशा पर चिंतन करने लगे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का संकल्प लिया। बल्कि तभी से उनके अंदर ये हो गया था कि मुझे अपने भारत को आज़ाद कराना है, या फिर ये भी जो भी बुराइयां प्रचलित हैं उनसे हमें दूर हटना है। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। तभी से इन्होंने सत्याग्रह की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने दक्षिण भारत में सैकड़ों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया और संघर्ष में विजय प्राप्त की। तो ये था हमारा 33 सर्ग, जिसमें इनको जो वहाँ अफ्रीका के बारे में बताया गया था, जब इनको ट्रेन वगैरह से उतार गया था तभी इनके अंदर सत्याग्रह की आग ज्वाला जली थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा चतुर्थ सर्ग, गांधी जी का भारत आगमन, जब ये अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस लौटे थे। तो इसमें क्या है बताया गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। भारत आकर उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय आदि अनेक प्रमुख देश प्रेमी उनके अनुयायी बन गए। बल्कि उन्होंने तभी भारत आकर यहाँ पे आज़ादी के लिए अपने जो नारे वगैरह लगाए थे, आज़ादी के लिए सभी को एकत्रित किया था। तो इसमें जो भी राष्ट्र प्रेमी या क्रांतिकारी थे उनके नाम लिखे गए हैं, तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे में वो सफल रहे। तो गांधी जी ने किसकी खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें वो सफल रहे। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को एकत्रित किया था और अपने देश के लिए संग्राम लड़े थे या फिर जो भी आंदोलन वगैरह किए थे। उन्होंने भाषण सुनकर विदेशी सरकार विषम स्थिति में पड़ जाती थी। बल्कि गांधी जी जो भी भाषण देते थे उससे जो हमारी जब भारत की जनता होती थी वो एकीकृत की भावना उनके अंदर जागृत होने लगती थी। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अच्छी तरह निखार कर सामने आया है। तो ये था हमारा चतुर्थ सर्ग। उसके बाद आ जाता है हमारा पंचम सर्ग। इसमें क्या बताया गया है, असहयोग आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो गांधी जी के नेतृत्व में संविधानहीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता गया। अंग्रेजों की दमन नीति भी बढ़ गई। गांधी जी के ओजस्वी भाषण ने भारतीयों में नई स्फूर्ति भर दी, लेकिन अंग्रेजियों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने यत्र तत्र सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए, अतः उन्हें छोड़ दिया गया। जेल में आकर गांधी जी हरिजनों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, शराब मुक्ति, खादी प्रचार आदि के रचनात्मक कार्यों में लग गए। तो क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये सारा कुछ आप ये जो जितने भी आंदोलन हैं इन्हें एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप खुद ही सारे सर्गों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। और यहाँ पे फिर से एक श्लोक दिया गया है, अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये जो पंचम सर्ग है वो समाप्त होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा षष्ठम सर्ग, जो कि छठा सर्ग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जो छठा सर्ग होता है वो था नमक सत्याग्रह। अभी असहयोग आंदोलन चला था, अब नमक सत्याग्रह होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था। अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान पर तक पैदल यात्रा की थी। तो वो यात्रा उनकी 24 दिनों में समाप्त हुई थी। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तत्पश्चात अंग्रेज शासकों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कवि ने वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना संबंधी कार्यों का सुंदर वर्णन किया है। बल्कि ये जो लाइन है ये बताई गई है जिन्होंने ये आलोकव्रत लिखा है। बाकी इसमें उन्होंने डांडी मतलब कि ये नमक आंदोलन क्यों किया था, क्योंकि उस समय नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाया गया था। तो उन्होंने डांडी तक की पैदल यात्रा की थी और इन्होंने खुद ही वहाँ का समुद्र से पानी लेकर उससे नमक बनाया था। तो उसके बाद एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था और कुछ उनसे हस्ताक्षर वगैरह कराया गया था। उसके बाद ये वाला षष्ठा सर्ग भी हम लोग का समाप्त होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सप्तम सर्ग, मतलब कि 7वां सर्ग, वर्ष 1942 की जन क्रांति। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो चाहती थी, परंतु उन्हें पूर्ण अधिकार देना नहीं चाहती थी। क्रिस्प मिशन की असफलता के पश्चात वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। संपूर्ण देश में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थे। राष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर मद्रास उठे, मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। तो इस टाइप से आप बीच बीच में अगर जो आप ऐसे पंक्तियाँ लिख देते हैं तो आपका जो ये खंड काव्य है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है,
कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ओजस्वी भाषण में वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय नेता जेल में डाल दिए गए थे। इस पर महत्वपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। और यहाँ पे संपूर्ण बोलना चाहिए था। संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। कवि ने पूज्य बापू एवं कस्तूरबा के मध्य हुए वार्तालाप का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तो इसमें ऐसा बताया गया है। तो ये जितने भी सर्ग हैं उन्हें एक एक सर्ग में इनके द्वारा किए गए जो भी आंदोलन है उनका व्याख्यान किया गया है। और इन्होंने आंदोलन करते समय ये बहुत बार जेल भी गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अष्टम सर्ग, भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय, मतलब कि जब भारत जो है हमारा स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, देशवासियों के अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। हिंसा व अग्नि चारों ओर भड़क उठी। इन सबको देखकर बापू अत्यधिक व्यथित हो गए थे। वे कह उठे। इसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ लाइनें दी गई हैं और इनको चलिए पढ़ लेते हैं। प्रभु इस देश को सत्यार्थ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इनको शांत कर दूं, लपट में रोष में निज शीश धर दूं। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहीं पे हमारा जो अष्टम सर्ग है वो भी समाप्त हो जाता है। तो जो हमारा पूरा खंड काव्य था वो यही था। तो इसी टाइप से जो भी गांधी जी ने अपने जीवन में किया है वो सारा कुछ आलोक वृत्त में दर्शाया गया है गुलाब खांडेलवाल के द्वारा। तो ये बहुत ही बार हमेशा ही पूछा जाता है वैसे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका पूरा आलोक वृत्त समझ में आ गया होगा। और आपको अगर जो नहीं भी समझ में आया है तो आप गांधी जी की जो भी कथा वस्तु है, गांधी जी का जीवन के पूरी व्याख्यान को पढ़ लेते हैं अगर जो एक बार, तो आपको ये पूरा आलोक वृत्त बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।